भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2G के अनुसार व्यर्थ ठहराव का तात्पर्य एक ऐसे ठहराव से है जो कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। ऐसा ठहराव जिसको कानून मान्यता प्रदान नहीं करता है, जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा ठहराव अनुबंध के दोनों पक्षकारों के ही मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं। जब व्यर्थ ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं, तो दोनों ही पक्षकार अनुबंध के एक दूसरे पक्षकार जो हैं वो अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते हैं। ऐसा ठहराव कहलाता है व्यर्थ ठहराव। यानी ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जो ठहराव पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं और जिसमें एक दूसरा पक्षकार एक दूसरे को कानूनी रूप से अनुबंध की शर्तों की पालना करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते हैं, ऐसा ठहराव धारा 2G के अनुसार व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। ऐसे ठहराव कौन कौन से होते हैं? इनमें सबसे पहले आता है व्यर्थ ठहराव के प्रकार। अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में ये प्रावधान है कि एक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होगा, वह ठहराव यदि योग्य पक्षकारों के द्वारा ही किया जाता है। कौन कौन से अयोग्य पक्षकार होते हैं? अवयस्क व्यक्ति, जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं, ऐसा व्यक्ति कहलाता है अवयस्क व्यक्ति। यदि कोर्ट ऑफ वार्ड्स अपॉइंट है तो वह जब तक अपनी उम्र के 21 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेता है, वह व्यक्ति अवयस्क कहलाता है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार एक अवयस्क व्यक्ति में उसका मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, उसे अपने अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए वह उसके ऊपर क्या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए उचित है या अनुचित, हित में है या अहित में है, यह स्वयं विवेकपूर्ण निर्णय या स्वयं मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क अपरिपक्व है। इसलिए अवयस्क द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, वह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। इसलिए यह ठहराव व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। दूसरा आता है अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अनुबंध या ठहराव करते समय यदि अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, तो अस्वस्थता के दौरान किया गया ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, वह प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क उस समय विवेकपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आता है। अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी दो तरह के होते हैं, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति होते हैं जो मनोचिकित्सक या चिकित्सक की दवा के पश्चात, चिकित्सा के पश्चात वो स्वस्थ मस्तिष्क के हो जाते हैं। जब चिकित्सक उनको स्वस्थता की प्रमाण पत्र दे देता है, उसके पश्चात यदि वह अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध तो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थता के दौरान उस काल में यदि कोई अनुबंध किया जाता है तो ऐसा अनुबंध राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है।
ऐसा अनुबंध दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं करता है और दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को अनुबंध की शर्तों की पालना करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकता है। स्थायी अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति वो व्यक्ति कहलाते हैं जो जन्मजात या पैदाइशी मूर्ख होते हैं। उनका मस्तिष्क जन्मजात ही अस्वस्थ होता है। ऐसा व्यक्ति चिकित्सा लेने के पश्चात भी यदि अस्वस्थ रहता है तो ऐसा व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध भी प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। तीसरा आता है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जैसे दिवालिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मंत्री, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ किया गया अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं। इसलिए अयोग्य पक्षकारों या अयोग्य व्यक्तियों द्वारा किया गया ठहराव व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आता है तथ्य संबंधी गलती वाले ठहराव। ऐसे ठहराव जो किसी महत्वपूर्ण तथ्य से गलती से संबंधित है, ऐसा कोई तथ्य छुपा लिया जाता है या ऐसा तथ्य प्रकट नहीं किया जाता है, तो ऐसा ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आता है। विदेशी राजनियम की गलती वाले ठहराव यदि अनुबंध के पक्षकार ऐसा कोई ठहराव करते हैं जो किसी विदेशी राजनियम से संबंधित होता है और विदेशी राजनियम के प्रावधानों की अज्ञानतावश यदि कोई तथ्य संबंधी गलती हो जाती है या किसी नियम के कारण कोई गलती हो जाती है, तो ऐसा ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में ही आते हैं। अवैधानिक प्रतिफल व उद्देश्य वाले ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं, जिनका प्रतिफल भी अवैधानिक होता है और जिनका विषय वस्तु भी उद्देश्य भी अवैधानिक होता है, राजनियम द्वारा विरुद्ध राजनियम के विरुद्ध होते हैं या अनैतिक होते हैं, तो ऐसे ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। आंशिक रूप से अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल वाले ठहराव ऐसे ठहराव जिसका कुछ भाग आंशिक भाग तो वैधानिक होता है और आंशिक भाग अवैधानिक होता है। ऐसा ठहराव जिसका आंशिक भाग का प्रतिफल तो वैधानिक होता है और आंशिक भाग का प्रतिफल अवैधानिक होता है, तो जो भाग अवैधानिक होता है वह भाग राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, वो ठहराव व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। बिना प्रतिफल वाले ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं, जैसे स्वाभाविक स्नेह के वशीभूत किए गए ठहराव, जैसे पारिवारिक ठहराव, जैसे सामाजिक ठहराव, जैसे राजनीतिक ठहराव, ये बिना प्रतिफल वाले ठहराव हैं। ऐसे ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसे ठहराव की शर्तों की पूरा करने के लिए पक्षकार एक दूसरे को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते हैं। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, किसी भी वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं।
व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ ठहराव की ही श्रेणी में आते हैं। कोई पक्षकार यदि किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने का अनुबंध करता है या हस्तक्षेप करता है तो वो ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, ऐसे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, जिनकी अनुबंध की या ठहराव की शर्तें घटित भी हो सकती है या अघटित, घटना घटित भी हो सकती है, घटना घटित भी नहीं हो सकती, ऐसे ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। बाजी के ठहराव भी जिनका अर्थ निश्चित नहीं होता है, या जुआ या बाजी के ठहराव भी, जैसे चिट फंड वाले ठहराव, ये ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। वर्ग पहेली प्रतियोगिता, समाचार पत्रों में जो वर्ग पहेली प्रतियोगिता आती है, ये भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। बीमा के ठहराव, वैसे बीमा का ठहराव एक राजनियम द्वारा परिवर्तनीय ठहराव होता है। यह दोनों ही पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करते हैं, लेकिन यदि एक पक्षकार का बीमा के अनुबंध में बीमा योग्य हित नहीं होता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आता है। यानी बीमित व्यक्ति का बीमित विषय वस्तु में बीमा योग्य प्रत्यक्ष हित नहीं होने के कारण वह राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकता है। भावी ठहराव, भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। असंभव घटना पर आधारित ठहराव भी व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। असंभव कार्यों को करने वाले ठहराव, यदि कोई पक्षकार किसी भी असंभव कार्य को करने से संबंधित कोई ठहराव करता है तो ऐसा ठहराव भी राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। जैसे घुड़दौड़ के लिए जो बोली लगाई जाती है वो ठहराव भी राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। लॉटरी के ठहराव, ऐसे समस्त ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ये समस्त ठहराव व्यर्थ ठहरावों की श्रेणी में आते हैं जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होते हैं। ये ठहराव दोनों ही पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं। इस कारण अनुबंध के दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को अनुबंध की शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।